आज तो इस इंस्पेक्टर की मैयत निकालेंगे इस थाने से। अरे ओ साठा जी, दरवाजा खोल दीजिए, समझे कि नहीं? उस इंस्पेक्टर को हमारे हवाले कर दीजिए। अरे कब तक छुपेगा तू इंस्पेक्टर अंदर? हम भी यहीं रुके रहेंगे। उस समय सूरज डूब चुका था। अंधेरा अपनी चादर धीरे धीरे समस्तीपुर पर बिखेर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल देखकर लगा कि शायद मैं फिर कभी सुबह देख ही ना पाऊं। मैं अंदर ही रुका रहा और साठे खिड़की से झांककर बाहर की गतिविधियों का ब्यौरा देने लगा। साहब, आप अंदर ही रुकिए, बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं। अरे कब तक छुपेगा तू इंस्पेक्टर अंदर? हम भी यहीं रुके रहेंगे जब तक तू बाहर नहीं निकलता है। तूने नारी का अपमान किया है, कल तू बाकी गाँव वाली औरतों पर भी निगाह डालेगा। ज्यादा है मतलब कितने हैं? और हम लोग कितने हैं साठे? तुम, मैं, पाटिल और 3 और कर्मचारी, कुल मिलाकर 6 लोग, राइट? बात वो नहीं है साहब कि हम 6 लड़ने के लिए सक्षम है या नहीं है, लेकिन परिस्थिति को भी समझिए। आप पर इल्जाम बहुत संगीन है और मामला भी बहुत संवेदनशील है। इस हालत में अगर हमने उन पर कार्रवाई की तो हम भी इस जुर्म के भागीदार माने जाएंगे। इससे हमारे बीवी बच्चों पर भी खतरा बढ़ जाएगा साहब। तो तुम्हें लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और इन लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह का प्रदर्शन और धमकी देना ये गलत है? मुझे नहीं लगता इससे वो मानेंगे। उनके चेहरे देखकर तो लग रहा है कि ठान कर आए कि आपको जिंदा। साठे बोलते बोलते रुक गया। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा शर्म झलक रही थी। उसके मन में भी वही शक था जो गांव वालों को था। उस समय न तो मैं उसमें या बाकी के कर्मचारियों में जोश भरने के काबिल था और ना ही गांव वाले कुछ समझने के मूड में थे। अब ऐसी हालत में सिर्फ एक ही तरीका था मेरे पास। मैंने साठे से पूछा, बाहर कितने लोग हैं? यही कोई 15-20 लोग होंगे साहब। और बहुत गुस्से में है साहब। सही गिनकर बताओ साठे, और ये भी देखो कि उनमें से कितनों को तुम निजी तौर पर जानते हो। 1 2 16 17 लोग हैं साहब। पर इनमें से तो मैं हर किसी को जानता हूँ। क्या इनमें औरतें भी शामिल हैं? औरतें नहीं तो सारे मर्द हैं। लेकिन ये आप क्यों जानना चाहते हैं? वो इसलिए कि अगर अत्याचार एक औरत पर हुआ है तो आंदोलन में महिलाएं क्यों नहीं है? महिलाओं का होना यह भी दर्शाता है कि प्रदर्शन हिंसक नहीं है और प्रदर्शन का मुद्दा नारी सम्मान से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ मर्दों का यहां होना कुछ तो खटक रहा है। ये लोग इंसाफ के मूड में नहीं है। ये मुझे सबक सिखाने नहीं बल्कि मारने आए हैं। मेरे ख्याल से जो लोग बाहर हैं उनमें से ज्यादातर युवा होंगे। कोई शादीशुदा या किसी का पिता नहीं होगा। हो साहब, लेकिन आपको कैसे पता? इसका जवाब तुम्हें भी पता है साठे। समझ गया सर। जिसके सर पर जिम्मेदारी होती है वो इस तरह की हिंसक झुंड का हिस्सा नहीं बनता। और भागने की कोशिश मत करना, समझे कि नहीं? चारों तरफ से हमने घेर के रखा हुआ है। ओ साठा जी, आपको भी सुनाई दे रहा कि नहीं? ये लोग नहीं रुकने वाले साहब। मैं तो कहता हूँ कि आप उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लीजिए साहब, तो शायद आपको छोड़ देंगे। सही कह रहे हो तुम साठे, माफी मांग लेनी चाहिए मुझे। वैसे भी गांव वालों से कौन झगड़ा मोल लेता है ना? हो साहब। साठे जी, आप जैसा दोस्त हो तो इंसान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सबसे माफी मांगकर उनका शक यकीन में बदल? साठे, अगर तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। ये लोग यहां खुद नहीं आए, इन्हें भड़काया गया है या फिर पैसे खिलाकर यहां भेजा गया है। क्या? लेकिन ये कौन कर सकता है? इसका जवाब तो यही लोग देंगे। साठे, दरवाजा खोल दो। लेकिन साहब वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। घबराओ मत। इन लोगों में इतनी अकल तो है कि मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं मारेंगे, और अगर गलती से उन्होंने मुझे यहां पर मारा तो केस तुम पर भी होगा साठे, याद रखना, क्योंकि तुम भी इस अपराध के भागीदार हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं दरवाजा खोलता हूं। इतना कहकर साठे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। बहुत देर लगा दी साठे जी दरवाजा खोलने में। कहाँ है वो? रुको रे, इसने तो हाथ में हथकड़ी पहनी है और खुद को खिड़की से बांधा है। अरे क्या हुआ? ले जाओ मुझे बाहर। क्या ढूंढ रहे हो? ओ, चाबी, वो तो खो गई। अब कैसे ले जाओगे तुम मुझे यहां से? बहुत साना बनता ना इंस्पेक्टर। अभी रुक, तुझे दिखाते हैं, रुक। अरे रुको, जरा सब्र तो करो।
पहले तुम लोग अंदर आ जाओ। मरने से पहले एक इच्छा है मेरी कि तुम सबको ठीक से एक बार देख तो लूं। साठे जी, सबको आवाज देकर अंदर बुला लीजिए प्लीज। जी। अरे ओ, बाकी के सब लोग भी अंदर आ जाओ। चलो जल्दी 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 से। साठे के बुलाने पर वो सारे 17 के 17 लोग अंदर आ गए। उनकी सूरत से यह साफ पता चल रहा था कि उनमें से आधे पियक्कड़, गंजेड़ी और बेकार थे, तो वहीं कुछ कॉलेज जाने वाले छात्र और कुछ मजदूर भी थे। उस वक्त मेरा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मुझे इस हादसे का कनेक्शन हरिलाल के केस के साथ साफ नजर आ रहा था। मैंने उन लोगों को देखकर पूछा, तुम लोग एक बात बता सकते हो कि तुम लोग जिस वीडियो को देखकर मुझे यहां मारने चले आए, वो तुम्हें भेजा किसने था? मेरे सवाल पर सबने एक दूसरे का मुंह ताकना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उसी एक किसान पर थीं जो सबसे पीछे खड़ा था और जिसने कल वो वीडियो बनाया था। मैं जानता था कि उसी ने सबको भड़काया होगा यहां आने के लिए, लेकिन जो नाम उन सब के मुंह से निकला उसे सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। ये वीडियो हमें किसी ने भेजा नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था। व्हाट्सएप ग्रुप? क्या नाम है उस ग्रुप का, और उस ग्रुप का चालक कौन है? अबे ओ इंस्पेक्टर, हम यहाँ तेरे फालतू सवालों के जवाब देने नहीं आए हैं, हम तुझे तेरे पापों की सजा देने आए हैं, समझा? देखो भाइयों, मैंने पाप किया है या नहीं ये तो सिर्फ वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। उनको होश में आने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो बताओ, वो ग्रुप चलाता कौन है? मैं समझ गया तुझे इंस्पेक्टर, तू बड़ा शातिर है, बात को गोल गोल घुमा के हमारी दिशा बदलना चाहता है यार? लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारी बीवी क्या करती है, किसके साथ सोती है, सब पता है हमको। चुप! मेरी बीवी क्या है और उसने क्या किया है वो समझने की तेरी औकात नहीं है। अगर उसके बारे में एक शब्द भी और कहा तो तुम्हारी जीभ मुंह से उखाड़ दूंगा, सो अलग कहीं चलने फिरने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। समझे तुम सब? दो कौड़ी के गांव वाले साले जुए शराब की लत तो छूटती नहीं है और चले महिलाओं के अत्याचार का बदला लेने। क्या देख रहे हो? क्या देख क्या रहे हो? क्या पूछा था मैंने? किसके व्हाट्सएप ग्रुप पर से आया था ये वीडियो और किसने भेजा था वो? बताओ अभी! उस समय उन गांव वालों ने पहली बार मेरा रुद्र रूप देख लिया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ भी करने की। तभी उनमें से एक कॉलेज स्टूडेंट आगे आया और उसने कहा, सर वो वीडियो बटुकनाथ जी के गुरुकुल के व्हाट्सएप ग्रुप में आया था और उसको राहुल ने पोस्ट किया था। वो हमें आज सुबह मिलने भी आया था और उसने ही हमें पुलिस स्टेशन पर जाकर आपको मारने के लिए भड़काया। राहुल का नाम सुनकर मेरा दिमाग फिर चकरा गया। मेरे दिमाग में फिर उस रात का दृश्य उभर आया जब राहुल ने मुझे ज्योति के नाम से डराया था। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए और फिर पुलिस स्टेशन में बस मैं और साठे ने मेरे पास आकर पूछा, साहेब, क्या आपको लगता है कि राहुल ही सबके पीछे हो सकता है? उसी ने डॉक्टर प्रेरणा के साथ वो सब किया होगा आपको फंसाने के लिए। राहुल मुझे फंसाना चाहता है और गांव से भगाना चाहता है, ये तो मैं उसी दिन समझ गया था साठे, जिस दिन मैं उसे खेतों में मिला था। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि डॉक्टर प्रेरणा के साथ उसी ने कल रात जबरदस्ती की होगी। उसने मुझे पहले डराकर यहां से भगाने की कोशिश की और जब मैं फिर भी ज्योति के केस को फॉलो करता रहा तो उसने ये तरीका अपनाया। लेकिन राहुल इतना शातिर भी नहीं है कि मुझे फंसाने का इतना बड़ा षड्यंत्र खुद ही रच ले। कोई तो है जो उसे ऑर्डर दे रहा है, कोई बहुत ताकतवर और पहुंचा हुआ आदमी जो कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ा हुआ है। आपका इशारा कहीं बटुकनाथ की तरफ तो नहीं है साहब? क्योंकि वो दिखने में बड़े साधारण लगते हैं लेकिन बहुत पैसा है उनके पास। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको चुनाव प्रचार के लिए मोटी रकम डोनेशन में देते हैं और इसी से उनका गुरुकुल चलता है। चलो, अब हमारे पास ज्योति के केस के दो मुख्य सस्पेक्ट्स हैं, एक बटुकनाथ और दूसरी उस जमीन की पुरानी मालकिन उर्मिला। हमें अब दोनों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। देखना, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकल आएगा। सही बोले साहब, लेकिन उस डॉक्टर प्रेरणा का क्या करें?
जब तक उसे होश नहीं आता और वो आपको बेगुनाह साबित नहीं करती, तब तक आप मुश्किल में घिरे रहेंगे। और अगर उसे होश नहीं आया तो सबको यही लगेगा कि आप ही ने उसे। सही कहा तुमने साठे। डॉक्टर प्रेरणा का ठीक होना उसके लिए भी और इस केस के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तो वजह होगी। जो खून 2 साल पहले हुआ था वो मेरे यहां आते ही सामने आ गया। अरे अम्मा का। हेलो अम्मा। विजय, वो मोहन को मारा है किसी ने। तू जल्दी घर आ जा बेटा। हाँ अम्मा, अभी आता हूं। ये तो होना ही था। क्या हुआ साहब? होना क्या था, मोहन मेरा छोटा भाई दिन भर आवारों की तरह घूमता रहता है, दादागिरी दिखाता रहता है। और उसे किसका डर? सभी जानते हैं कि बड़ा भाई पुलिस वाला है, उसी को मारा है आज किसी ने। दरअसल अच्छा ही हुआ, ऐसे ही अकल ठिकाने आएगी उसकी। अच्छा सुनो, मैं जरा घर होकर आता हूं, तब तक तुम उस बटुकनाथ को थाने लेकर आओ। हमें जल्द से जल्द ये केस क्लोज करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अपनी अगली चाल चले। हो साहब, मैं अभी निकलता हूं। उस रात जब मैं घर लौटा तो घर के सामने एक टेम्पो खड़ा था। उसे देखते ही मुझे याद आया कि ये तो वही टेम्पो है जिसमें साठे ने विनोद का कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। और ये टेम्पो उसी का था जिसका नाम साठे के मुंह से बार बार सुनने को मिल रहा था। विनोद और ज्योति के केस का एक अहम किरदार। उस दिन घर में कदम रखने से पहले ही मुझे उसके ठहाकों की आवाज सुनाई थी। और जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक लगभग 32 साल का आदमी, सांवला रंग, पतला सा शरीर, जिसकी आंखें देखकर यह साफ मालूम पड़ रहा था कि शराब का सेवन लगभग रोज ही करता होगा। उसने मुझे देखकर तुरंत कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब आइए ना, मेरा नाम है मदन किशोर सिंह, नमस्कार। जानता हूं, बैठो। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपसे मेरी मुलाकात पहले हुई है क्या? मुलाकात तो पहले कभी हुई नहीं मदन, लेकिन मेरे कांस्टेबल साठे के मुंह से तुम्हारा नाम कई बार सुना है। अरे अच्छा, साठे जी, वो तो बहुत ही करीबी मित्र है मेरे। उनका राशन का सामान हमारी दुकान से ही तो जाता है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि राशन के तुम उनसे पैसे नहीं लेते। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अपने ही मित्र हैं और थोड़ा बहुत ही राशन होता है उनका। आप कहें तो आपका राशन भी हमारी दुकान से ही करवा लीजिए। क्या है ना, सरकारी बट्टे का अनाज हल्की क्वालिटी का होता है, लेकिन हम सब एक नंबर माल रखते हैं। और रही बात पैसे की, तो दे देना जब मन करे। बेटा, बड़े ही भले आदमी हैं मदन सिंह। इन्होंने ही आज हमारे मोहन को बचाया है। बचाया? मतलब क्या हुआ, क्या था उसे, और कैसा है वो अब? अरे मोहन जी एकदम फिट एंड फाइन है इंस्पेक्टर साहब। हमने माँ जी को बोल दिया है कि अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के मोहन जी को पिलाते रहिए। उससे क्या होगा कि दवाई तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन आयुर्वेद से तन और मन दोनों तंदुरुस्त बने रहेंगे। अम्मा बताओ भी, हुआ क्या था मोहन के साथ? हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब। जब मार कुटाई चल रही थी, हम तभी शहर से लौट रहे थे। हमारे सामने हुआ सब। कोई वीडियो वगैरह के चक्कर में झगड़ा शुरू हुआ था। पता नहीं क्या माजरा था। वो सरपंच जी के यहाँ के लौंडे थे, उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया आपके बारे में, तो मोहन जी को आ गया गुस्सा और उन्होंने पलट के एक लाफा मारा उन्हें। और क्या लाफा मारा, ऐसी करारी आवाज तो हमने आज तक नहीं सुनी थी भाई साहब। आखिर बड़ा भाई इंस्पेक्टर तो छोटा भाई भी किसी हीरो से कम नहीं है ना। मोहन जी को आपकी बेइज्जती बिल्कुल सहनी नहीं हुई, तो वो अकेले ही भिड़ गए उनके साथ। और वो हरामी भी कम ना थे, लेकर आए थे लाठी डंडा और चाकू भी था उनके हाथ में। वो तो मैं आ गया समय पर, तब जाकर छोड़ा उन्होंने मोहन जी को। क्या है ना माँ जी, आजकल के ज़माने में शरीफों को इन सब में पढ़ना ठीक नहीं है, इसीलिए हमने उनसे विनती की और मामले को रफा दफा कर दिया। उनसे लड़ने जाते तो उल्टा ससुरे हमारी दुकान पे आकर तोड़फोड़ मचाते ना। मदन सिंह के मुंह से मोहन की बहादुरी के किस्से सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं मोहन ने तो इसे यहां नहीं बिठाया अपनी और खुद की वाहवाही करने, पर ऐसा करके उसे मिलता भी क्या? मोहन, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई, आरती और मेरा रिश्ता खत्म हो गया, वही मोहन आज मेरी बदनामी पर गुस्सा होकर लड़ रहा था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वहीं मदन सिंह जैसे चापलूस स्वभाव के लोग मुझे कतई पसंद नहीं थे, पर फिलहाल मुझे उसका शुक्रिया अदा करना था, तो मैंने उससे कहा, तुम्हारा नेचर बहुत ही हंसमुख है मदन सिंह। जी वो बचपन से ही ऐसा है, और व्यापारी हूं ना, दुकान चलाता हूं,
तो बिरादरी में जान पहचान बनाने के लिए हंसमुख रहना ही पड़ता है। समझ गया। वैसे मोहन के साथ जो मार पिटाई हुई थी उसका केस तो दर्ज होगा ही। तुम उन लड़कों को तो पहचान लोगे ना जिन्होंने मोहन को मारा है। आखिर चश्मदीद गवाह तुम ही तो हो। गवाह और मैं? नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे और बड़ी उलझन में फंसा रहे हैं। लगता है तुम भी डरते हो सरपंच के आदमियों से। नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। और हमारे सरपंच भी गलत आदमी नहीं है, दयालु हैं बेचारे। अब लड़के तो लड़के हैं, बचपना है उनका। अगर केस वगैरह हो गया उन पर तो उनकी जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाएगी, और मुझ जैसे व्यापारी को किसी की दुश्मनी मोल नहीं लेनी। आप उन्हें वार्निंग देके छोड़ दीजिए। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना माँ जी? विजय, मदन जी ठीक कह रहे हैं। अभी इस मामले को शांत होने देते हैं, फिर तुम अपनी तरह से निपट लेना। ठीक है, जैसा आप कहें अम्मा। मदन सिंह, अब तुम जाओ, देर बहुत हो गई है ना। ओह हाँ, बात करते करते समय का पता ही नहीं लगा। चलिए हम चलते हैं माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा और काढ़ा पिलाना मत भूलना। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अरे सुनो, एक बात तो पूछना भूल ही गया तुमसे। कौन सी बात, बताइए ना। ये गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया, तब तुम कहाँ थे? कौन सा? वो हरिलाल वाला हादसा? हम शहर गए थे दुकान के काम से, इसलिए आपसे पहले मुलाकात ना हो पाई। हमारी गैर मौजूदगी में हमारा भाई देखता है दुकान का सारा काम। उसी ने टेम्पो भिजवाया था उस कंकाल को ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये थी मदन सिंह और मेरी पहली मुलाकात। अभी तो मुझे उससे कई सारी बातें करनी थी, लेकिन आज मेरे साथ जो भी घटा था उसने मुझे थका दिया था। मोहन के लिए दवाइयां लाने में नजदीक के मेडिकल शॉप पर पहुंचा ही था कि मेरे फोन पर साठे का कॉल आया। हाँ बोलो साठे, मिल गए तुम्हारे बटुकनाथ महाराज? साहब, बटुकनाथ महाराज निर्दोष है। क्या? और ये किसने कहा तुमसे? हाँ, खुद बटुकनाथ ने? वो कैसे कुछ कह सकते हैं? मतलब जो इंसान मर चुका है वो कैसे अपराध कर सकता है साहब? क्या?